हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी के दो उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे सिविक्स के बारे में। यानी सिविक्स के बारे में हम क्या बात करेंगे, यानी कमीशन यानी आयोग के बारे में। अक्सर एग्जामों में आपको ये पूछा जाता है कि ऑप्शन 4 दे देगा और उसमें से पूछेगा कि इसमें से कौन सा आयोग है जो संवैधानिक आयोग है और कौन सा गैर संवैधानिक आयोग है। उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे संवैधानिक निकाय यानी संवैधानिक आयोग के बारे में कि कौन सा आयोग जो है, कौन कौन से ऐसे आयोग होते हैं जो संवैधानिक आयोग होते हैं यानी कि संवैधानिक निकाय होते हैं। सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि जो संवैधानिक निकाय का मतलब क्या होता है। संवैधानिक निकाय या संवैधानिक आयोग उसको बोलते हैं यानी कि जिस आयोग का चर्चा हमारे भारतीय संविधान में किया गया है, यानी जिस आयोग की व्याख्या जो है हमारे भारतीय संविधान में किया गया है उसी को हम लोग संवैधानिक आयोग बोलते हैं। और जिस आयोग की चर्चा हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है उसको गैर संवैधानिक बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग संवैधानिक आयोग पढ़ेंगे। तो हम आपको बता दें कि इसमें से जो आपको बोर्ड पे 12 दिखाई दे रहा होगा, ये सारे आपको संवैधानिक निकाय यानी कि संवैधानिक आयोग है। इन सब की चर्चा कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग की चर्चा आपको अनुच्छेद 324 में किया गया है। ठीक है, तो ये एक आपका संवैधानिक आयोग है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग आता है। ठीक है, यानी यूपीएससी आता है। संघ लोक सेवा आयोग की भी चर्चा हमारे संविधान में 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपका एक संवैधानिक आयोग हो गया। उसके बाद एक होता है राज्य लोक सेवा आयोग। ठीक है, तो आपका राज्य लोक सेवा आयोग की भी चर्चा हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। जिस तरह संघ लोक सेवा आयोग की चर्चा 315 से लेकर के अनुच्छेद 323 तक किया गया है, उसी तरह राज्य लोक सेवा आयोग की चर्चा भी किया गया है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग मान लीजिए 315 है, 315 के क में दिया हुआ है राज्य लोक सेवा आयोग। उसी तरह वित्त आयोग आपको कितना में दिया हुआ है, वित्त आयोग एक्ट आपका यानी अनुच्छेद आपका 280 में आपका चर्चा किया गया। चर्चा नहीं किया गया है तो यानी कि जिसकी चर्चा भारतीय संविधान में किया गया है वो संवैधानिक है। उसके बाद एक आता है वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि जीएसटी की भी चर्चा हमारे संविधान में 279 के ए में किया गया है। ठीक है, 279 के ए में किया गया। ये भी आपका एक संवैधानिक योजना यानी संवैधानिक निकाय है। फिर उसके बाद अनुसूचित जाति आयोग होता है यानी कि एससी आयोग होता है। ठीक है, इसको भी संविधान में चर्चा किया गया है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति आयोग होता है। ठीक है, ये भी हमारा एक संवैधानिक योजना यानी संवैधानिक आयोग है। ठीक है, फिर एक होता है राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ओबीसी आयोग जिसको बोला जाता है, इसकी भी चर्चा हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। ये भी हमारा संवैधानिक आयोग है। उसी तरह एक आता है 9 नंबर में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। ठीक है, हमारा ये विशेष अधिकारी का कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं। मान लीजिए तमिलनाडु में अधिकांश आपका तमिल बोला जाता है। ठीक है, तमिल बोला जाता है। तमिलनाडु राज्य में ही एक नीलगिरी पहाड़ी है और नीलगिरी पहाड़ी पर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जनजाति होते हैं जो अपने अलग अलग भाषा बोलते हैं। यानी कि ओवरऑल में बात करें कि ओवरऑल में पूरे तमिलनाडु में आपका तमिल बोला जाता है। ठीक है, लेकिन जो नीलगिरी पहाड़ी है वहाँ पे कुछ ऐसे छोटे छोटे जनजाति हैं जो अपने अलग अलग भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं भाषाओं को, उन्हीं जनजाति को ऊपर लाने के लिए एक भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका संविधान में चर्चा इसका भी किया गया है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि इसको कैग बोला जाता है। ठीक है, कैग की व्याख्या आपका अनुच्छेद 148 में किया गया है। ठीक है, कैग की व्याख्या क्या किया गया है 148 में। और कैग के कामों का संकलन यानी कार्यों का संकलन कहाँ किया गया है, तो वो अनुच्छेद 151 में। यानी कि सिंपल कैग आपको किया गया है 148 में और इसके कामों का संकलन किया गया है अनुच्छेद 151 में। ठीक है, उसके बाद आता है महान्यायवादी। महान्यायवादी कहने का मतलब महान्यायवादी ऐसे अधिकारी होते हैं जो भारत सरकार के एक वकील के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, आप इनको भारत सरकार का एक पर्सनल वकील बोल सकते हैं। ठीक है, ये महान्यायवादी होते हैं, ये भारत के कोई भी